अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। उर्दू में हम इसे कहेंगे एहतिजाज। एहतिजाज इंग्लिश में कहेंगे ऑसिलेशंस। हमारी जो नए सिलेबस की जो किताब है उसके मुताबिक ये 5वें नंबर पर है, यानी 5वां चैप्टर है। इसे शुरू में लेने का मकसद ये है कि ये एक तरह का बुनियादी नोयत का चैप्टर है और इसकी बुनियाद पर और आने वाले जो 4-5 चैप्टर्स जो हैं वो इस पर डिपेंड है। इसलिए इसको पहले कवर करना या इसको पहले कंप्लीट करना जो है वो मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने शुरू में इसको मुंतखब किया हूँ। आइए सबसे पहले हम ऑसिलेशंस या एहतिजाज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको देखना है, पहली टर्म जो आपको समझना है वो है दौरी हरकत के ताल्लुक से। दौरी हरकत या फिर इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है पीरियाडिक मोशन। आइए सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। दौरी हरकत जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दौर यानी चक्कर होता है, या दौरी ये जो वर्ड है पीरियाडिक का मतलब पीरियड। इंग्लिश में भी अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड पीरियाडिक जो है इसका मतलब होता है पीरियड या दौर। तो ऐसी मोशन, ऐसी हरकत जो एक मखसूस पीरियड के बाद, जो एक मखसूस वक्त दौरान के बाद अपने आप को दोहराती हो, ऐसी हरकत जो एक मखसूस वक्फे के बाद, एक मखसूस वक्त दौरान के बाद अपने आप को दोहराती हो, उसे हम दौरी हरकत कहते हैं। अब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, चांद का निकलना, चांद का गुरूब होना, दिन का निकलना, रात का आना, ये तमाम जो चीज़ें, जो हरकतें आप देख रहे हो, ये तमाम चीज़ें दौरी हरकत में शामिल हैं। अब फिज़िक्स में जहाँ तक हम मोशंस का ताल्लुक हम लोग लेंगे तो हम लोग इमेजिन ये करना है हमको यहाँ पर कि जैसे यकसा दायरवी हरकत, आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यकसा दायरवी हरकत जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक ऐसी हरकत होती है जिसमें एक जर्रा दायरे के मुहीत के ऊपर बार बार अपनी हरकत को दोहराता है और एक ख़ास वक्त दौरान के बाद एक ख़ास दौरानिया होता है, एक ख़ास वक्त दौरान होता है कैपिटल टी, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो क्योंकि एक मखसूस वक्त दौरान के बाद वो अपने आप को बार बार उसी सर्कल के ऊपर वो रिपीट करता है, इसीलिए उसे हम दौरी हरकत कहेंगे। इसके अलावा आप सादा रक्कास को इमेजिन कर सकते हो, सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम या सादा रक्कास जो है वो भी एक मखसूस वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करता है। उसका जो बॉब है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, और इस हरकत में जो उसको टाइम लगेगा तो वो टाइम बिल्कुल एक जैसा लगता है, यानी उसका जो वक्त है, वक्त दौरान जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो सिंपल पेंडुलम की हरकत। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें आप लोग यहाँ पे ले सकते हो जो हम दौरी हरकत के ताल्लुक से समझ सकते हैं। तो दौरी हरकत का सीधा साधा जो मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप सिंपल वर्ड में उसको याद रखिए। ऐसी हरकत जो एक मखसूस वक्त दौरान के बाद अपने आप को दोहराती है उसे दौरी हरकत कहते हैं। और इसकी कम से कम अगर आपको एक मिसाल अगर ध्यान में रखना हो तो आप बोल सकते हैं कि यकसा दायरवी हरकत जो है वो दौरी हरकत होती है। यकसा दायरवी हरकत के अलावा और दूसरी मिसाल अगर कोई देखना है तो वह है सादा रक्कास की, यानी सिंपल पेंडुलम की। ये अपना पहला टॉपिक यहाँ पर हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे अहम पॉइंट रहेगा। अगला टर्म जो हमको देखना है वो है सादा मौसीकी हरकत। उर्दू में इसके लिए एक और वर्ड है सादा हम आहंगी हरकत, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये देखना चाहेंगे कि ये इन मतलब अल्फाज का मीनिंग क्या होता है। आप लोग देखिए, सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पर इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है सिंपल, यानी सिंपल, सादा। तो जो हरकत बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो हम उसको सिंपल या सादा कहेंगे। दूसरा वर्ड यहाँ पर हार्मोनिक वर्ड आया है, तो इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको आगे चलकर आ जाएगा।
आप इस तरीके से याद रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो दो फंक्शंस जो होते हैं, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, तो वो दोनों फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता। और ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब फिजिक्स में ये कंसेप्ट है कि जिन हरकतों में या जिन हरकतों की मसावातों में जिनके फॉर्मूलों के अंदर साइन और कॉस आते हैं उन्हें हार्मोनिक कहा जाता। तो हम अभी आगे चलकर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जिस हरकत के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन आने वाला है। इस वजह से हमने इसको हार्मोनिक वर्ड दिया हुआ है, और ये मोशन है इसलिए मोशन कहेंगे, हरकत कहेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सादा मौसी की हरकत जो है इसकी तारीफ के बारे में जो है पहले बताता हूँ कि इसकी तारीफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए आप कि सादा मौसी की हरकत, अगर किसी हरकत को अपने को बताना है तो उसमें चार बातों का होना लाजमी है। चार बातें अगर उसमें पाई जाएंगी, चार खुसूसियात अगर उसमें पाई जाएंगी, तो हम ये कहेंगे कि वो एक सादा मौसी की हरकत है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि वो दौरी हरकत होना चाहिए। मतलब ऐसी हरकत जो है वो दौरी हरकत अगर हो, जो जिसे हमको सादा मौसी की हरकत बोलना है, तो वो हरकत का दौरी हरकत होना लाजमी है। मतलब उसने एक मखसूस वक्त दौरान के बाद अपने आप को दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो ये उसकी पहली शर्त हो गई। इसके बाद दूसरी जो शर्त है वो ये है कि इसके अंदर एक अंदरूनी बहाली कुव्वत होना चाहिए। मतलब ये जो हरकत है ये बाहर वाली कुव्वत के जरिए ना हो, बल्कि ये अंदरूनी कुव्वत के जरिए हो। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अंदरूनी बहाली कुव्वत। अब अंदरूनी बहाली कुव्वत या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो भी आप लोग ध्यान में रखिए, वो है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ऐसी कुव्वत जो जिस्म के अंदर पैदा होगी और जो उसको रिस्टोर करने का, बहाल करने का काम करेगी। तो अंदरूनी बहाली कुव्वत की वजह से यह हरकत होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो अंदरूनी बहाली कुव्वत जो है एफ, अगर हम उसको एफ से जाहिर करें, तो ये हमेशा औसत मकाम की जानिब होना चाहिए। अब ये औसत मकाम क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से याद रखिए कि अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम लिया तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब जाता है तो बीच वाला जो नुक्ता होगा, एक सिरे और दूसरे सिरे के दरमियान का जो नुक्ता रहेगा, हम उसे औसत मकाम कहेंगे। तो बहाली कुव्वत जो है वो औसत मकाम की जानिब होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको यहाँ पर अगर लिखें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बहाली कुव्वत जो है वो औसत मकाम की जानिब होना चाहिए। उसकी जो सिमत है वो हमेशा औसत मकाम की तरफ हो। और चौथा और सबसे आखिरी जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि ये जो बहाली कुव्वत है ये रास तनासुब में होना चाहिए हटाव के साथ। मतलब औसत मकाम से जो उसका हटाव होगा जर्रे का, उस हटाव के साथ में वो कुव्वत का रास तनासुब में होना लाजमी है। तो जिस हरकत में ये चार बातें नजर आए हम उसे सादा मौसी की हरकत कहते हैं। अब आप एक बार ये तमाम बातों को मिक्स करके एक डेफिनेशन जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए किस तरीके से हम बोलेंगे। ऐसी हरकत जो दौरी हरकत हो, जिसमें अंदरूनी बहाली कुव्वत हो, जिसमें अंदरूनी बहाली कुव्वत की सिमत औसत मकाम की जानिब हो, और जो अंदरूनी बहाली कुव्वत है वो औसत मकाम से हटाव के साथ रास तनासुब में हो। तो इन चारों बातों को मिक्स करके हम जब एक तारीफ बनाएंगे तो तारीफ कुछ इस तरह से होगी कि ऐसी दौरी हरकत जिसके दौरान अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम की जानिब होती है और औसत मकाम से हटाव के साथ रास तनासुब में होती है, उसे सादा मौसी की हरकत कहते हैं। एक बार फिर से आप सुनिए और इसी तरीके से आप नोट कीजिए आपके मतलब रजिस्टर्स में। ऐसी दौरी हरकत जिसके दौरान अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम की जानिब अमल करती है और औसत मकाम से हटाव के साथ रास तनासुब में होती है, उसे सादा मौसी की हरकत कहते हैं। अब ये जो सादा मौसी की हरकत की जो मैंने अभी आपको तारीफ बताया, तो आइए हम सबसे पहले सादा मौसी की हरकत की मतलब इसका कंप्लीट जो क्या कहेंगे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एक सादा रक्कास या सिंपल पेंडुलम जो है वो सादा मौसी की हरकत करता है।
हाँ, तो अब आप देखिए हम यहाँ पर सादा मौसीकी हरकत, इस हरकत की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देखेंगे। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, जो नज़र आ रही है, तो ये है एक सिंपल पेंडुलम, एक सादा रकास। हमने इस सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए एक स्टैंड इस्तेमाल किए। यहाँ पर ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ ये एक धागा बांधा गया, लंबा धागा, और उसके नीचे सिरे के ऊपर ये एक वजनदार कुर्रवी एक गोला लगा हुआ है। ये जो वजनदार कुर्रवी गोला जो है, इसे बॉब कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बॉब कहते हैं। अब आप गौर से देखिए, अगर ये धागे के साथ इसको बांधकर हमने ऐसा लटका दिए, ये अपने वजन की वजह से नीचे की जानिब लटका हुआ है, तो अगर हम इसको कुछ नहीं करते हैं, बाहर से अगर इसके ऊपर कोई कुव्वत का अमल अगर नहीं होता है, तो ये ऐसा लटका हुआ रहेगा। ये वाली जो हालत है, इसको हम औसत मकाम कहेंगे। मतलब ये इस पेंडुलम का इसका ये मीन पोजीशन है, ये उसकी औसत हालत है या औसत मकाम है। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर डिस्टर्ब करता हूँ और किसी एक सिरे पर अगर लाता हूँ, तो आप लोग देखिए इसकी हालत कुछ तो भी इस तरह से हो जाएगी। अब ये मैंने इसको यहाँ लेकर आ गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये अपने आप से उधर चला जाएगा। मतलब मुझे इसको लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसके ऊपर ऐसा कुव्वत नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि ये खुद से अपने आप से ये उधर चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने इसको एक सिरे पे लेकर आया और अब छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ दिया तो अब ये बिल्कुल अपने ऑसिलेशंस के अंदर आ गया है। आप देखिए वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया, फिर वहां से वापस आ रहा है, फिर आना जाना अब उसका कंटिन्यू जो है वो शुरू हो गया है। ये वाली जो हरकत है, इस हरकत को हम कहते हैं सादा मौसीकी हरकत, क्योंकि इस हरकत में वो तमाम बातें शामिल हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। आप लोग एक बार फिर से वो तमाम बातों को यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि वो दौरी हरकत होना चाहिए। आप देखिए ये दौरी हरकत है, क्योंकि ये बराबर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये दौरी हरकत है। दूसरी चीज, इसके अंदर मैंने बाहर से इसको लोटा नहीं था, मतलब बाहर से कुव्वत नहीं लगाना पड़ा। इसका मतलब ये हरकत अंदरूनी बहाली कुव्वत की वजह से शुरू हुई। तीसरी जो चीज है वो ये है कि इसमें जो अंदरूनी बहाली कुव्वत जो है वो औसत मकाम की जानिब है। ये बात का अंदाजा हमको इस बात से होता है क्योंकि वो बार बार औसत मकाम की तरफ जाता है, और अगर हम देखेंगे कुछ देर के बाद वो औसत मकाम पर ही आके रुकेगा। अभी ऐसा मैंने उसको रोक दिया हूँ, लेकिन वो अगर खुद से भी रुकता, आपको मालूम है कि वो औसत मकाम पर ही रुकता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि औसत मकाम की जानिब भी वो बहाली कुव्वत अमल कर रही है। अब सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आप गौर कीजिए, जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर मैं इसका औसत मकाम से फासला बढ़ाता हूं तो वो कुव्वत बढ़ेगी, और अगर फासला कम रखते हैं तो वो कुव्वत कम रहेगी। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें। आप देखिए, अगर मैं इसका हटाव सिर्फ इतना सा लेता हूं, तो ये देखिए ये वहीं के वहीं एक हल्का सा, मतलब बहुत कम रफ्तार के साथ उसने अपनी हरकत शुरू कर दिया। मतलब फासला कम है तो कुव्वत कम है। अब मैं यहाँ पर इसका फासला बढ़ा देता हूँ। आप देखिए मैंने इसका फासला बढ़ा दिया। अब अगर हम इसको छोड़ते हैं, ये देखिए पहले के मुकाबले में अब उसकी रफ्तार जो है बढ़ गई है, मतलब कुव्वत ज्यादा हो गई। तो फासला बढ़ाने से औसत मकाम से हटाव बढ़ाने पर उसकी कुव्वत जो है बढ़ गई है। इसकी कुव्वत को इसका फासले को और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से इसको छोड़ते हैं, ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा तेज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम उसको औसत मकाम से दूर लाएंगे वो उतने दूर तक उधर औसत मकाम की तरफ जाएगा, और नतीजा ये होगा कि आप यहाँ पर एक सिंपल अंदाज में अगर बोले तो आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा F प्रोपोर्शनल टू X। मतलब इसमें इस निजाम में जो कुव्वत अमल कर रही है वो कुव्वत हटाव के साथ में जो है वो रास तनासुब में है। ये चारों बातें इसमें नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सादा मौसीकी हरकत या सादा हम आहंगी हरकत होती है। हाँ, तो अभी जैसा आपने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि सादा रकास की जो हरकत है वो सादा मौसीकी हरकत होती है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सादा रकास से ही जुड़ा हुआ, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी तफरीकी मसावात। तो अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है तफरीकी मसावात। हाँ, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। सवाल इस तरह से होता है कि
सादा मौसी की हरकत के लिए तफरीकी मसावत अखज़ कीजिए। अगर आप पिछले कुछ 5 से 10 सालों के अगर पेपर्स अगर आप देखोगे तो ये सवाल आपको बहुत सारे पेपर्स में नज़र आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सादा मौसी की हरकत के लिए तफरीकी मसावत अखज़ कीजिए, इस तरह का सवाल होता है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसको अखज़ करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है देख लेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम एक तस्वुराती डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने ये इस तरह की एक लाइन इमेजिन किए ए से लेकर बी तक, और ये मान के चल रहे कि एक जर्रा है जो ए से बी तक जा रहा है और बी से वापस ए तक आ रहा है, तो इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ कहीं तो भी एक औसत मकाम होगा। तो पॉइंट ओ जो है ये हमारा औसत मकाम है। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, मतलब मुस्बित इंतहाई मकाम, और ये हमारा मनफी इंतहाई मकाम होगा। जो राइट हैंड वाला है वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट हैंड वाला है वो मनफी निगेटिव। अब मान लेते हैं कि एक जर्रा इसके अंदर हरकत में है, तो किसी भी एक मकाम पर आप एक पार्टिकल बता सकते हो। मान लो कि ये एक जर्रा है पी और इसका औसत मकाम के साथ ये जो फासला है ये एक्स है। अब इसमें एक बहाली कुव्वत होगी एफ जो कि औसत मकाम की जानिब अमल करेगी। अब आप देखिए, इससे रिलेटेड हम इसका पूरा डेरिवेशन अब शुरू करते हैं तफरीकी मसावत का। वो कुछ इस तरह से होगा कि जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर वक्त पर जर्रे का जो हटाव है वो एक्स है और उस वक्त उसकी बहाली कुव्वत एफ है। तो सादा मौसी की हरकत की जो बुनियादी तारीफ है, उस तारीफ के मुताबिक अंदरूनी बहाली कुव्वत हमेशा रास्त तनासुब में होती है हटाव के साथ, यानी औसत मकाम से हटाव के साथ में कुव्वत रास्त तनासुब में होती है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। आप लोग देखिए, यहाँ पर जो के है वो एक कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, जिसे हम कुव्वत का मुस्तकिल कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट। इसे मनफी अलामत इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो एफ है इसकी सिम और ये जो एक्स है इसकी सिम एक दूसरे से मुखालिफ होती है। आप याद रखो, बहाली कुव्वत जो है वो हमेशा औसत मकाम की तरफ होती है और ये जो हटाव है ये हमेशा औसत मकाम से बाहर की जानिब होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में है, इसीलिए हमने माइनस की अलामत इस्तेमाल की है। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे न्यूटन का जो दूसरा कानून हरकत है उसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक कुव्वत जो है वो हमेशा कमैयत ज़रब इसरा के बराबर होती है, यानी कमैयत और इसरा का जो हासिल ज़रब है वो कुव्वत होगी। तो ये हमारी मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो हम दोनों का मवाजना करेंगे। अगर दोनों का मवाजना किया जाए तो ये आएगा m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब आप माइनस के एक्स को इधर ला लो, इधर ट्रांसफर कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा m इंटू ए माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड में कोई नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब हम ये जो m है इससे डिवाइड करेंगे हर एक को, तो m से यानी कमैयत से सबको तकसीम कर देते हैं। जब आप इसको तकसीम करोगे ये हो जाएगा एम ए अपॉन एम प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू 0 अपॉन एम। और अब आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये m से ये m कट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर आप देखो k और m दोनों कांस्टेंट है, तो मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा k बाय m, x बाहर इज इक्वल टू 0 अपॉन m मतलब 0। तो इस तरीके से एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये एक इक्वेशन लेकर आ गए, a प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर गौर कीजिए। आप देखो कि यहाँ पर k जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कि निगेटिव नहीं हो सकता। अपॉन में m उस जर्रे की कमैयत है जो कि SHM में है, और आपको पता है कि कमैयत भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब k भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, इसलिए हम इन दोनों को हटाकर, मतलब ये तनासुब को हटाकर हम एक पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। और आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा स्क्वायर वाला जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर k बाय m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर ले लेता हूँ। आप देखिए, ओमेगा जो है वो ज़ावियाई रफ्तार है, ज़ावियाई रफ्तार निगेटिव हो सकती है, ओमेगा जो है वो निगेटिव हो सकती है, लेकिन जब आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो वो निगेटिव नहीं हो सकता।
इसलिए हमने यहाँ पर इसको के बाय एम को ओमेगा नहीं लिए बल्कि ओमेगा का स्क्वायर लिए, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो हम के बाय एम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। ये एक नंबर को आप याद रखिए। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि ये ए जो है इसरा, ये क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि हटाओ जो है एक्स, खती हटाओ, इसकी जो तब्दीली की शरह है वो रफ्तार होती है। मतलब अगर आपने एक्स की तब्दीली की शरह अगर निकाले, एक्स का अगर जो रेट ऑफ चेंज अगर आप इसका निकालते हो तो वो वेलोसिटी मतलब रफ्तार होगी। तो हटाओ की तब्दीली की शरह यानी रफ्तार, और रफ्तार की तब्दीली की शरह यानी इसरा। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो ये जो v है, v का फॉर्मूला बन जाएगा dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब रफ्तार जो है वो खती हटाओ की तब्दीली की शरह है। ऐसी अगर आप ये इसरा के बारे में अगर बात करेंगे तो इसरा का फॉर्मूला आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv/dt। अब आप गौर से देखिए, v का मतलब है dx/dt और a का मतलब है dv/dt। तो ये जो v है इसको उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ लाकर। आप देखिए ये जो ये वाला जो डेरिवेटिव है dv/dt, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी है d/dt ऑफ v। आप याद रखिए इसका और इसका मतलब सेम होता है मैथमेटिक्स की जबान में। ये डेरिवेटिव ऑफ v है और ये भी डेरिवेटिव ऑफ v है। तो अगर मैं ये ऊपर वाले v को बाजू में लिखता हूँ तो अब मैं ये v की जगह पर ये वैल्यू ला के रख सकता हूँ ऊपर वाली। अगर ये मैंने ये वाली कीमत यहाँ ला के रख दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, v की जगह पर dx/dt हो जाएगा। और अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा d इंटू डी मतलब d²x/dt मतलब dt²। तो एक बार फिर से आप देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने देखे कि खती हटाओ की तब्दीली की शरह यानी खती रफ्तार, खती रफ्तार की तब्दीली की शरह यानी खती इसरा। तो v की जगह पर मैंने लिख दिया dx/dt और a की जगह पर लिख दिए dv/dt। वो जो dv/dt है उसको हमने यहाँ दोबारा से लिखे dv/dt और फिर बाद में v की जगह पर dx/dt लेकर आ गए, सॉल्व किए तो d2x/dt²। अब आप देखिए k/m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर है और a की कीमत है d2x/dt²। तो ये दोनों कीमतें उठाकर आप मसावत नंबर 3 में जो है रख सकते हैं। अगर हम इनको मसावत नंबर 3 में लाके अगर रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये a जो है इसकी जगह पर आ जाएगा d2x/dt² प्लस k/m की जगह पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0। तो ये वाली जो मसावत आपके सामने दिख रही है इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, मतलब सादा मौसी की हरकत की तफरीकी मसावत। और इसको अखज़ करने का जो सवाल है वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने 2 या 3 स्टेप्स के अंदर पूरा डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए। मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको इसको रिवाइज करके बता देता हूँ ताकि ये और एक बार आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाए। आप देखिए हमने सबसे पहले बात की है f प्रोपोर्शनल टू x की, फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये आ गया -k इंटू एक्स। फिर हमने कुव्वत की तारीफ इस्तेमाल की है, उसके मुताबिक ये हो गया f इज इक्वल टू m इंटू ए। फिर ये दोनों जो, क्योंकि ये दोनों भी कुव्वतें हैं इसका मतलब दोनों का मवाजना हो सकता है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू -k इंटू एक्स। अब -k को इधर ला लो तो ये आ जाएगा m इंटू ए प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब आप m से डिवाइड कर लो दोनों तरफ n को, तो जब आप m से तकसीम करोगे ये आ जाएगा a प्लस k/m इंटू एक्स इक्वल टू 0। और फिर हम k/m को हटाकर वहां पर एक पॉजिटिव नंबर ला सकते हैं, वो है ओमेगा स्क्वायर। और ये जो a है इसरा खतीसरा, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमको पता अभी जैसा हमने देखा था a की जो कीमत है वो हो सकती है d2x/dt² प्लस k/m। ये जो नंबर है इसकी जगह पर हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी तफरीकी मसावत हमको इस तरह से ये कुछ स्टेप्स के अंदर हासिल हो गई। यहाँ पर तफरीकी मसावत वाला आर्टिकल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अभी जैसा आपने देखा कि सादा मौसी की हरकत जो है उसके दौरान तफरीकी मसावत क्या होती है और उसको किस तरह से अखज़ किया जाता है। अब हम लोग
अगले टॉपिक की तरफ जो जाना है हमको, हम यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से पहली जो टर्म आपको पढ़ना है वो है हैता। इससे रिलेटेड सवाल जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि हैता क्या है, या हैता की तारीफ बयान कीजिए और उसकी वजाहत कीजिए। हैता जो है इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता एम्पलीट्यूड। अब आप गौर कीजिए कि हैता जो है वो क्या होता है या इसकी तारीफ क्या है। बहुत ही आसान है। आप लोग देखिए जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक खत है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और एक जर्रा है जो कि पॉइंट ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक आता है, और इस तरह से बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो जाहिर है वो SHM में है वो जर्रा जो है। तो यहाँ पर इस जगह पर ये हमारी औसत मकाम हो गया, और ये जो है ये हमारा पॉजिटिव इंतहाई मकाम, और उसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हमारा निगेटिव इंतहाई मकाम है। अब आइए आप हैता की तारीफ की तरफ। तो आप लोग देखिए हैता की जो तारीफ है वो आप 2 तरीकों से बयान कर सकते हैं। एक पहले बहुत ही सीधा सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि औसत मकाम से इंतहाई मकाम के दरमियान का जो फासला है उसे हैता कहते हैं। एकदम सबसे सिंपल सी तारीफ क्या होगी, औसत मकाम और इंतहाई मकाम, कोई भी एक इंतहाई मकाम, दोनों भी इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं। तो औसत मकाम और इंतहाई मकाम के दरमियान जो फासला होता है उसे हैता यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये इसकी पहली तारीफ हो गई। अब हम इसकी एक तारीफ और बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग गौर से देखिए, मान लो कि एक जरा यहाँ पर है, मतलब औसत मकाम पर है। अगर वो जरा औसत मकाम पर है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका हटाव तो कुछ भी नहीं होगा, उसका हटाव 0 होगा। तो x बराबर 0 है। अब मान लो कि वो जरा यहाँ आ जाता है, तो फिर यानी ये डायरेक्शन में जाते हुए, तो फिर ये इतना फासला जो है ये x हो जाएगा। अब मान लो कि वो जरा यहाँ आ जाता है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये x हो जाएगा। और अब उसके बाद जरा फर्ज करोगे यहाँ आ जाता है पॉइंट बी पर, तो फिर हटाव जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि बी पर आने के बाद उसको आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो जो पार्टिकल है वहां से तो उसको पलटना पड़ेगा, इसका मतलब इससे आगे नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो x है ये x यहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, मतलब x जो है हटाओ वो मैक्सिमम हो गया, वो आजम हो गया है पॉइंट बी पर। तो इससे हम लोगों को हैता की और एक तारीफ मिल जाती है, और वो तारीफ ये है कि औसत मकाम से खती हटाव का जो आजम, उसकी जो आजम कीमत जो होगी, औसत मकाम से खती हटाव की आजम कीमत जो होगी उसे हैता कहते हैं। मतलब औसत मकाम से हटाव की आजम कीमत हैता जो है वो कहलाता है। तो इस तरीके से हैता को हम लिख सकते हैं x और सफिक्स में मैक्स, मतलब x की मैक्सिमम कीमत। अब हम हैता को कोई ना कोई एक अलामत से जाहिर करना है, तो क्योंकि इंग्लिश में इसको अंग्रेजी के अंदर इसके लिए एम्पलीट्यूड वर्ड इस्तेमाल किया जाता, इसलिए हम लोग इसको a से जाहिर करेंगे। तो फिर a का सीधा साधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x सफिक्स में मैक्स, मतलब हटाव की या खती हटाव जो होता है x, उसकी आजम कीमत जो है वो हैता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला टर्म जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए कि हैता जो है वो क्या होता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अब हम दूसरी टर्म पर आते हैं। हमारी जो दूसरी टर्म है वो है एक राह। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वन पाथ। ये वाली जो टर्म है इसका न्यूमेरिकल्स में खास तौर से बहुत इस्तेमाल होता है। कई मरतबा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हैता नहीं दिया जाता बल्कि राह दिया जाता, मतलब उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है वो कितने रास्ते पर हरकत में है, कितनी राह में वो हरकत में है, वो राह दी जाती है। तो सब यहाँ हम देखेंगे कि एक राह क्या चीज़ है। आप लोग देखिए, राह मतलब रास्ता, और रास्ता उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर कोई चीज़ हरकत करे। तो हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से लेकर हरकत कर रहा है बी तक, फिर बी से लेकर हरकत कर रहा है ए तक, और बार बार वो अपनी ये हरकत को रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि वो जर्रा ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक जा रहा है, मतलब उसका कुल रास्ता ए से बी तक ही है। तो एक राह जो होती है वो होती है
एक इंतहाई मकाम से लेकर दूसरे इंतहाई मकाम का फासला। मतलब अगर आपको एक राह की तारीफ अगर बताना हो तो आप इसको अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। इसकी तारीफ आ जाएगी, दोनों इंतहाई मकामात के दरमियान जो फासला पाया जाता है उसे एक राह कहते हैं। आप उसकी तारीफ ऐसा भी लिख सकते हो कि मुस्बित इंतहाई मकाम से मनफी इंतहाई मकाम के दरमियान जो फासला पाया जाता है उसे एक राह कहते हैं। अब आप देखिए, अगर इसकी कीमत अगर बनाना हो तो एक राह की कीमत जो है वो आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की कीमत होगी ए। आप लोग देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये एम्पलीट्यूड है, और यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये भी ए है। इसका मतलब जब आप एक राह की कीमत अगर निकालने की कोशिश करो वो आ जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। मतलब एक राह जो है वो हमेशा 2a के बराबर होगा। 2a का मतलब है हैता से दो गुना, उससे डबल। ये हमारी दूसरी टर्म हो गई। इसकी भी जरूरत हमको बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन खास तौर से न्यूमेरिकल्स में। एक और टर्म जो हमको अभी पढ़ना है, इसी के साथ में जुड़ी हुई है, वो है एक एहतेजाज, वन ऑसिलेशन। अब आप देखिए, एक एहतेजाज या वन ऑसिलेशन का मीनिंग क्या ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप फर्ज करो कि एक जर्रा यहाँ पर है शुरू में पॉइंट ए पर, उसने यहाँ से हरकत करना शुरू किया, ये डायरेक्शन में जाना शुरू किया, वो पॉइंट बी तक पहुंचा, फिर पॉइंट बी से वो निकला, इधर आया, पॉइंट ए तक उसने हरकत किया। तो ए से निकलकर बी तक जाने में और फिर बी से निकलकर वापस ए तक आने के लिए जो फासला उसने तय किया, जो भी फासला उसने तय किया, उस फासले को हम कहेंगे एक एहतेजाज। मतलब वन ऑसिलेशन या एक एहतेजाज का मतलब होता है वो फासला जिसके दौरान जर्रा अपने इब्तिदाई मकाम पर वापस आ जाता है। तो तारीफ किस तरह से बयान करेंगे हम इसको? बहुत ही आसान तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि खती सादा मौसी की हरकत के दौरान जब जर्रा अपने इब्तिदाई मकाम पर वापस आ जाता है तो इस दौरान जो भी फासला तय होता है उसे एक एहतेजाज या वन ऑसिलेशन कहते हैं। अब सवाल यह आएगा कि ये जो एक एहतेजाज है इसकी कीमत क्या लोगे? तो आप लोग देखिए, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग यहाँ पर उसकी कीमत जो है वो बना सकते हैं। आप लोग गौर से देखिए, मान लो कि वो जरा पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। जब वो ए से स्टार्ट होगा तो वो जाएगा ओ तक। जाहिर है ये फासला हो गया ए, तो मैं उसको यहां लिख देता हूं। फिर वो ओ से निकला, फिर बी तक गया। ओ से लेकर बी तक का फासला जो है वो फिर ए है। मान लो कि वो बी से निकलकर वापस आया, ओ तक अगर आता है तो वापस ओ पर आया तो फिर ए, और फिर जब वो ओ से वापस अपने इब्तिदाई मकाम पर आ गया, जहां से वो शुरू हुआ था वहां अगर वो वापस आता है तो फिर ए। आप लोग एक बार फिर से देखिए, यहां से जाते वक्त ए, फिर यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, और यहां से वापस आए तक ए। इसका मतलब टोटल मिलाकर इसका जो फासला है वो हो गया 4 टाइम्स ए के बराबर। तो ये जो है, ये जो हमको यहाँ पर कीमत जो मिली अभी, एक एहतजाज की कीमत वो आ गई 4a के बराबर। तो यहाँ ये डिस्टेंस यानी फासले के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप एक चीज पे गौर कीजिए कि फासला या डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो एक गैर सिमती मिकदार है। और जाहिर सी बात है, अगर वो गैर सिमती मिकदार है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर सिमतों को ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि पहले हम ये डायरेक्शन में फासला गिने, फिर हमने ये वाले डायरेक्शन के अंदर फासला गिनना शुरू कर दिए। यानी हम यहाँ पे डायरेक्शन को अहमियत नहीं दे रहे, यानी डायरेक्शन को हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि फासला जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो एक गैर सिमती मिकदार है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हटाव की, हटाव यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। प्लेस का मतलब होता है जगह, और डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह छोड़ना। तो हटाव या डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये रहेगा कि वो जो जर्रा है उसने कितनी सिमत में, कौन सी सिमत में कितना उसने फासला तय किया किसी पर्टिकुलर सिमत के अंदर। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे हटाव के ऊपर बात कर ले। आप लोग देखो, जर्रा पहले पॉइंट ए पर है, फिर वो ये वाली डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ा। जब वो ये डायरेक्शन में आगे बढ़ा, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर आप उसकी कीमत लोगे
तो वो ए से लेकर जब बी तक गया तो उसने जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ +2a के बराबर। उसको पॉजिटिव 2a लेना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिर इसके बाद हम प्लस करेंगे। अब हम देखेंगे कि वो बी से वापस ए की तरफ आया, लेकिन जब वो बी से ए की तरफ आया तो वो लेफ्ट में जा रहा है, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जो उसका हटाव होगा वो निगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब बी से लेकर ए तक अगर वो वापस आता है तो उसका जो हटाव है वो हो जाएगा -2a। अब आप +2a के अंदर -2a को अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो हटाव है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट या हटाव अगर आप लेंगे एक एहतिजाज के दौरान तो वो 0 आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो जरा यहाँ था और पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद भी वो जरा यहीं पर है, यानी उसने अपनी प्लेस को नहीं छोड़ा। क्योंकि उसने अपनी प्लेस को नहीं छोड़ा है और वो अपने इब्तिदाई मकाम पर, मतलब जहां वो पहले था अभी भी वो वहीं पर ही है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि उसका जो हटाव है वो कुछ भी नहीं हुआ, उसका जो हटाव है वो 0 है, हालांकि उसका फासला 4a था। तो इस तरीके से आप इस पूरी जो मतलब ये जो अभी हमने डिस्कशन जो किया, इस डिस्कशन के अंदर इस सबसे मेन पॉइंट को आप ध्यान में रखिए कि जब जरा SHM के दौरान, खती सादा मौसी की हरकत के दौरान, हम शॉर्ट में उसको SHM कहेंगे, उसके दौरान जब जरा अपने इब्तिदाई मकाम पर वापस आता है, यानी पूरी हरकत कंप्लीट करने के बाद अपने इब्तिदाई मकाम पर जब वो वापस आता है तो उसका जो फासला है वो 4a होता है, लेकिन उसका जो हटाव है वो 0 होता है। और इस तरीके से एक एहतिजाज जो है वो हमको मतलब उसका जो पूरा जो कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो हमारे ध्यान में आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर तो वो आपको सब समझ में आया होगा। आप लोग इस लेक्चर के साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। जिस दिन ये चैप्टर एंड होगा उस दिन एक टाइम में, मतलब एक ही वक्त के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ दे दूंगा। पिछले चैप्टर्स के अंदर मैंने हर लेक्चर के साथ में आपको छोटे छोटे नोट्स दिए थे, मतलब हर लेक्चर के लिए जितने नोट्स की ज़रूरत होती थी मैं उतने नोट्स प्रोवाइड करता था। लेकिन कुछ बच्चों के फ़ोन वगैरह इस तरह से आए कि उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हुए कि वो पिछले नोट्स क्या थे और अभी के नोट्स में क्या है, वो भी ऐड करना है क्या, वो भी लिखना है क्या, उनको कुछ समझ नहीं आया। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं हर लेक्चर वाइज आपको नोट्स नहीं दूंगा, बल्कि पूरे कंप्लीट लेक्चर को हम इसी तरीके से करेंगे। जो मुश्किल टॉपिक होंगे या जो मैथमेटिकल टॉपिक्स होंगे मैं उनको भले ही बार बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन जो नोट्स वाला मामला है वो मैं आखिरी, जिस दिन हमारे ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर आएगा हम उस दिन पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ देंगे। लेकिन आप वो नोट्स के इंतज़ार में मत रहो। मेरा मशवरा आपको यही रहेगा कि आप इस लेक्चर के नोट्स इसी लेक्चर के साथ साथ आप खुद बनाओ। अगर उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आखिरी में जब मैं अपने नोट्स आपको दूंगा उस वक्त आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि अपने खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं उसकी बुनियाद पर स्टडी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।